दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई। क्या इस बात में किसी को हैरत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी, उनका प्रचार तंत्र और उनके रिपोर्टर सही सुना आपने। आम आदमी पार्टी के भी कुछ पालतू रिपोर्टर्स हैं जो लगातार सोशल मीडिया में दावा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस बार 40 सीटों के साथ सरकार बना लेगी। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अरविंद केजरीवाल पिछले काफी अरसे से मुश्किल में थे और उसकी एक झलक आपको लोकसभा चुनावों में भी मिल गई थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चक्रव्यूह में घेर लिया था, उससे बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन था। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतला वाला हूँ दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों के मायने, भविष्य में इसका क्या असर पड़ने वाला है, और साथ ही इस साल के अंत में बिहार की चुनाव है, क्या इस पर इसका कोई असर पड़ेगा। दोस्तों, सबसे मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, अब तक विधानसभा पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी काबिज थे। कहने को उनके अपने नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी थे, मगर वह अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सरकार को रिपोर्ट नहीं करते थे। वो रिपोर्ट करते थे मोदी सरकार को या भाजपा सरकार को। ऊपर से दिल्ली के एलजी साहब वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और उनके प्रवक्ता के तौर पर काम करते थे। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कानून व्यवस्था और जमीन, यह दो ऐसे मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल के हाथ में पहले से नहीं थे, मगर जो मुद्दे उनके हाथ में थे उस पर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये एक लगातार अरसे से चला रहा था। ब्यूरोक्रेट्स, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार और उनके मंत्रियों को आंख दिखाती थी। वो सिर्फ और सिर्फ किसके हुक्म को स्वीकार करते थे? केंद्रीय आला कमांड। नमस्कार, आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वह उन सभी उम्मीदों और आशाओं पर पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पर जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। मैं दिल्ली को बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि अब केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है और एलजी साहब भी आपके हैं। अब दिल्ली की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल यमुना, जिसकी सफाई अरविंद केजरीवाल नहीं करवा पाए, लॉ एंड ऑर्डर, जिस पर अरविंद केजरीवाल का कोई कंट्रोल नहीं था, वो बेहतर होगी। इसके अलावा प्रदूषण, वो समस्या जिसे भारतीय जनता पार्टी गंभीर ही नहीं मानती। याद कीजिएगा, जब प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री होते थे, उस वक्त दिल्ली के मंत्री लगातार उनसे अपील करते रहते थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, बैठक करवाइए। अब भी भूपेंद्र यादव ने कोई बैठक नहीं बुलाई है। इस वक्त दिल्ली के सामने इतनी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बात, यमुना प्रदूषण का मुद्दा। क्या केंद्र सरकार ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर कोई बैठक बुलाई? आज तक नहीं बुलाई। यानी कि अर्थ साफ है, अब सारी चीजें आपके कंट्रोल में है। अब प्रदूषण के मुद्दे पर, यानी कि वायु प्रदूषण, यमुना में जो प्रदूषण है, ये तमाम मुद्दों पर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से काम करेगी और दिल्ली की जनता की तमाम समस्याओं का समाधान होगा। अब बहाना नहीं चलने वाला है। मगर आपके जहन में सवाल होगा, दोस्तों, कि अरविंद केजरीवाल क्यों हार गए? तो दो तरह की थ्योरी सामने उभर कर आ रही है। पहली बात ये कि अरविंद केजरीवाल को लगातार बदनाम किया गया, उनके तमाम बड़े बड़े नेताओं को जेल में भर दिया गया, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो। और दूसरी बात ये भी कही जा रही थी कि कांग्रेस ने वोट कटुआ का काम किया या कुछ सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने वोट कटुआ का काम किया। तो इन दोनों मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है। क्या अरविंद केजरीवाल का न हुआ जेल जाने की?
वजह से इसका आसान सा जवाब हाँ है, मगर हमारे सामने झारखंड की मिसाल भी है, याद कीजिएगा। दोस्तों, हेमंत सोरेन की पार्टी को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी भाजपा ने। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। वो चाहते तो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जब वो वापस आए तो वही चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए, यानी कि हेमंत सोरेन को भी अलग अलग मामलों में फंसा कर रखा गया। मगर आप जानते हैं, लोकसभा चुनावों में नुकसान हुआ, मगर जब हम विधानसभा चुनावों में आए तो उन्हें शानदार 50-55 सीटों से ज्यादा मिल गई। तो क्या अरविंद केजरीवाल इसे दोहरा सकते थे? जवाब है ना। उसके कई कारण हैं। पहला कारण, हम ये नहीं भूल सकते कि हेमंत सोरेन जो है दोस्तों, वह एक समुदाय से जुड़े हुए हैं। झारखंड की जो प्रभावशाली आदिवासी समुदाय है उनसे जुड़े हुए हैं हेमंत सोरेन। इसीलिए जब भी एक ऐसे व्यक्ति को आप जेल में भेजेंगे तो उनका पूरा समुदाय सहानुभूति की चलते उनके पीछे रहेगा। ऊपर से आप जानते हैं, हेमंत सोरेन के खिलाफ जितने भी केसेस थे सब लगभग झूठे थे और भाजपा का प्रोपेगेंडा था। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल किसी समुदाय से नहीं जुड़े हुए हैं। वो जिस समुदाय से आते हैं वो भाजपा का भक्त है, ठीक है। तो कहने का अर्थ साफ है, अरविंद केजरीवाल के पीछे उनकी एक कल्ट फॉलोइंग नहीं है। और अरविंद केजरीवाल एक बहुत भारी भूल कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था एक पीपल्स मूवमेंट से, लोगों के बीच आंदोलन से। इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहीं ना कहीं आंदोलन की राह अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भूल गए। इसके बाद उनमें एक अहंकार आ गया। इनका अहंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। ये आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते इनकी। आप थोड़ी सी आलोचना करते हैं तो ये आपको, जबकि आप जानते हैं पत्रकारों का काम होता है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको कटघरे में रखना। कोरोना के दौरान आपका काम, दिल्ली दंगों के दौरान आपका काम आपको कटघरे में रख रहा था। ऊपर से आपने जिस तरह से रंग रोगन किया अपने घर का, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनके मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल पहले वैगन में दफ्तर आया करते थे। ये कहते थे, भाई 300 एकड़ जमीन में बंगले खड़े करने की क्या जरूरत है। उन्होंने खुद अपने बंगले को चमका दिया। हालांकि ये बात भी सही है कि उसमें भाजपा का काफी दुष्प्रचार भी था, मगर हकीकत है उन्होंने अपने बंगले में पैसे लगाए थे। इसके अलावा हम ये ना भूले, अरविंद केजरीवाल जनता दरबार लगाया करते थे। जनता से उनका एक सीधा नाता था। वो उन्होंने कोरोना के बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया। चलिए, कोरोना की वजह से आपने रोक दिया हो, बात समझ आती है, मगर उसके बाद तो उसे शुरू करना चाहिए था। यानी कि जनता से आपका लिंक टूट गया। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार तंत्र के जरिए अरविंद केजरीवाल को एक बिगड़ा हुआ मुख्यमंत्री लगातार बताती रही, मगर हकीकत ये भी है समानांतर तौर पर भाजपा ने उनके लिए कई मुश्किलें संवैधानिक तौर पर सरकार के स्तर पर पैदा की, चाहे एलजी की शक्ल में हो, चाहे केंद्र सरकार जिस तरह से उन पर दबाव डालती थी, चाहे उनके पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जो जेल में गए वो थी। यानी कि अपनी एजेंसीज का भरपूर प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को नीचे लाने के लिए, और अब ये रुकने नहीं वाला है। दोस्तों, अब जब अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अब लाइसेंस मिल जाएगा उन्हें दोबारा जेल में भेजने के लिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो राह आगे बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत कठिनाइयां भरी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस से उनकी जो दुश्मनी है वो और बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस की बात भी करें तो एक बहुत बड़ा 0 सन्नाटा, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 2% वोट बढ़ गए, उसका भी नुकसान आम आदमी पार्टी को ही हुआ। मगर कांग्रेस को भी जिस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बहुत पहले मैदान में उतर जाना चाहिए था। वैसे उन्होंने किया नहीं, 3-4 महीने पहले ही आपको मैदान में उतर जाना चाहिए था, मगर एक असमंजस लगातार बना रहा, जिसके चलते कांग्रेस अब भी 0 पर बैठी हुई है। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या दिल्ली की समस्याओं का समाधान होगा? प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है दोस्तों कि जब समस्याओं की तरफ आपका ध्यान खींचा जाएगा ना, तभी तो समस्याओं का समाधान होगा। सीधी सी मिसाल, महाकुंभ का हादसा कितना बड़ा हादसा है। कल तीसरी बार आग भी लग गई, मगर क्या मीडिया इसकी चर्चा करता है? दिल्ली में आने वाले दिनों में
उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इनका प्रचार तंत्र, इनका गोदी मीडिया उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला है। मगर मैं फिर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्वर्णिम मौका है दिल्ली की सूरत सीरत सुधारने के लिए, क्योंकि आप सत्ता में 26 साल बाद आए हैं। जो विकास शीला दीक्षित ने किया था अपने कार्यकाल में, उसे आगे बढ़ाने का आपके पास मौका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ईमानदारी से करेंगे। इन चुनावों में ऐसे कई लोगों को जीत मिली जो नफरत राजनीति कर रहे थे। इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है जो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, मगर स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता इस कदर खत्म हो गई थी कि ऐसे ऐसे लोग उनके दिग्गज नेताओं को हरा रहे थे। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि आप बताइए, ऐसा व्यक्ति जीत जाए जो पैसा बांटे खुलकर, पैसा बांटे कायदे से, उस व्यक्ति को सीधे जेल में जाना चाहिए था। कायदे से उसे चुनावने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। और मैं बात प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की कर रहा हूँ। मगर आप जानते हैं, ना इनकम टैक्स ने, ना दिल्ली पुलिस ने, ना ईडी ने उन पर कोई अंकुश लगाया। पैसे जो बट रहे थे उस पर चुनाव आयोग ने बहुत कोई सख्ती के तेवर नहीं अपनाए। इसके अलावा चुनावों के दौरान आप देख रहे थे किस तरह की अराजकता थी, और ये सारी अराजकता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही आ रही थी। चाहे विपक्ष का जो चुनावी मटेरियल था उसमें तोड़फोड़ करना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, इसके अलावा कई जगहों पर झंडों को जबरदस्ती उतार देना, तो ये तमाम चीजें बीजेपी कर रही थी और चुनाव आयोग खामोश था। चुनाव आयोग ने तो पूरे आंकड़े कल रात को ही जारी किए। बताइए साहब, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त, यानी 2 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर जाता है और इतनी देर बाद वह लोग चुनावी आंकड़े जारी करते हैं, यानी कि खुला खेल। फखा आबादी तो भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है, इस बात में मुगालते में ना रहे। प्रचार तंत्र ने, चुनाव आयोग ने, एजेंसीज ने उनका पूरा साथ दिया। और ये पिछले 15 से 20 दिनों या 2 महीने की बात नहीं है, पिछले 5-6 महीनों से या उससे भी पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा था, उसका असर हुआ। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, चुनावों की कैंपेनिंग चल रही है और आम बजट में मध्यम वर्गीयों के लिए जो 12 लाख का, यानी कि अगर आप 12 लाख रब कमा रहे हैं साल के, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसका बड़ा ऐलान। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये चुनाव दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं है? क्या चुनाव आयोग को आम बजट का ऐलान जो है वह चुनावों के बाद नहीं करवाना चाहिए था? मगर ऐसा हुआ और यकीनन इसका असर मिडिल क्लास पर पड़ा, क्योंकि यही मिडिल क्लास एक समान में अरविंद केजरीवाल की ताकत थी। वो मिडिल क्लास भाजपा सरकार की इस घोषणा से बहुत खुश हो गया। नतीजा आपके सामने, मगर इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों की हार सिर्फ इस वजह से मिली। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के दौरान क्या हुआ था। एक जमाने में महाराष्ट्र और हरियाणा की चुनाव एक साथ होते थे, मगर क्या हुआ, चुनाव आयोग ने चुनाव को 2 महीने लेट करवा दिया। नतीजा ये हुआ, लाडकी बहन योजना की घोषणा की गई, कई महिलाओं के घर में आगे वाले महीनों के पैसे पहुंचा दिए गए। और अब क्या हो रहा है, अब कई महिलाओं के पैसे रोके जा रहे हैं। करीब लाखों की तादाद में ऐसी महिलाएं हैं जिनसे पैसे वापस लिए जाएंगे या पैसे रोके जा रहे हैं। ये भी हो रहा है दोस्तों, यानी कि पहले पैसे जारी कर दो और उसके बाद पैसे रोक दो। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने भी भरपूर मदद की। मगर मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अब एक स्वर्णिम मौका है भाजपा के पास दिल्ली की शक्ल सुधारने के लिए। मगर क्या ऐसा होगा? और जो कमियां भाजपा के राज में दिखाई देंगी, क्या उसका समाधान होगा? इस सब पर भी हमें गौर करने की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मैंने कहा दोस्तों, अब इस साल के अंत में बिहार के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक मिल गई है। लोकसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, मगर उसके बाद हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और दिल्ली, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से सराब्र आगे बढ़ने वाली है और उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। बिहार में सिर्फ एक शख्स उन्हें रोक सकता है अगर वह राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय दें, और वह है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को एक टीम के तौर पर काम करना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा। उसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। पीपल्स मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा
उसके बगैर कोई चारा नहीं है और कांग्रेस को एक जूनियर पार्टनर के तौर पर काम करना पड़ेगा। कांग्रेस उनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है। हाँ, आप जानते हैं राहुल गांधी एक बड़े नासूर के तौर पर खड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी आने वाले दिनों में जबरदस्त राजनीतिक दस्तक देने वाली हैं और अब भी दे रही हैं, मगर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को दोबारा सहेज कर आपको आगे चुनौती देनी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा के पास है उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भाजपा के पास अथाह पैसा है जो वो चुनावों के दौरान बहाता है। भाजपा के पास एजेंसीज है, भाजपा के पास मीडिया है, उनका प्रचार तंत्र है, और जब ये तमाम चीजें हो जाए तो आधी लड़ाई आप यही हार जाते हैं। आपके पास सिर्फ एक तरीका है कि आप एक पीपल्स मूवमेंट शुरू करें, तेजस्वी घर घर जाएं और इस आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि अगर आप चुनाव के 2 महीने पहले या मैदान में उतरेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हालांकि कुछ लोग मुझे याद दिलाते हैं कि 5 साल पहले जब बिहार के चुनाव हुए थे तो तेजस्वी महज 1 या 1.5 महीने पहले उतरे थे, फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। मगर इसका मतलब ये नहीं इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। इस बार आपको संजीदगी से पूरी ईमानदारी के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा और अब से मैदान में उतरना पड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। महाराष्ट्र में क्या हुआ था बताइए। मैं जानता हूँ इस वक्त अघड़ी गठबंधन जो है चुनाव आयोग पर वोटों की हेराफेरी, इन तमाम चीजों के आरोप लगा रहा, वो एक अलग मुद्दा है। मगर अगाड़ी गठबंधन से ये सवाल पूछा जाना चाहिए महाराष्ट्र को लेकर कि जब आपको लोकसभा चुनावों में जीत मिली थी तो आप तुरंत मैदान में क्यों नहीं उतर गए। बमुश्किल कुछ ही महीने बचे हुए थे लोकसभा चुनावों के नतीजे और विधानसभा चुनावों के बीच में तुरंत मैदान में उतर जाना चाहिए था। राहुल, उद्धव, शरद पवार को रोड शोज, रैली शुरू से कर देनी चाहिए थी, एक माहौल बना देना चाहिए था। फिर लाडकी बहन योजना का भी शायद कोई असर न पड़ता और आपको किसानों पर फोकस करना चाहिए था, मगर आपने ये सब नहीं किया। राहुल, उद्धव, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, इन लोगों ने साथ मिलकर कितनी रैली की, कितने रोड शोज किए बताइए। मुझे तो कम से कम एक भी याद नहीं आता एकाध रैली की हो। वो अलग बात है, कहने का अर्थ साफ है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी चुनावी मशीनरी है जिसका नाम भाजपा है, जो साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना जानती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं, उस पर कोई लगाम नहीं है। और लगाम कौन लगाता है? पुलिस लगाती है, चुनाव आयोग लगाती है और मीडिया लगाती है। ये तीनों संस्थाएं भाजपा के सामने नतमस्तक है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली को छोड़े मिल्कीपुर की बात करें, अयोध्या में भी एक सिटिंग सीट पर समाजवादी पार्टी हार गई है, बावजूद इसके कि महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि मिल्कीपुर की पृष्ठभूमि भी तो धार्मिक है ना, अयोध्या है। फिर भी आप चुनाव हार गए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि विपक्ष को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, विपक्ष को आत्ममंथन करने की जरूरत है। मगर ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। क्योंकि अगर लोकतंत्र में पक्षी दल ही नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है भाई, लोकतंत्र आगे कैसे चलेगा। मगर हाँ दोस्तों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितना भी जीत जाए, हर जीत के साथ लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भाजपा के साथ उल्टा है, हर जीत के साथ न सिर्फ उनका अहंकार बढ़ता है, बल्कि वह ये भी सोचते हैं कि भाई हम जीत गए, हमें जनता के किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि महाकुंभ का महासिस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया। मगर मैं आपको वादा करता हूँ दोस्तों, इस मंच पर चाहे भाजपा जितनी भी ताकत हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ भाजपा जितनी ताकत होगी, अहंकारी होगी, जनता के मुद्दों का ध्यान नहीं देगी। और हमने इतिहास में कई मिसाल देखी। तो मैं अपने मन से आपको वादा करता हूँ कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। और भक्तों और नफर चिंटू को एक संदेश, इस मंच पर सवाल पूछे जाते हैं ताकतवर से, खासतौर से वो जो सवालों से बचते हैं। जी हाँ, दिल्ली की जनता को एक बार फिर बधाई। अब केंद्र में भी सरकार राज
यमे भी सरकार एलजी भी भाजपा के अब दिल्ली की तमाम समस्याओं का समाधान होना सर्टेन है, निश्चित है। अब कुलदीप रिएक्शन वाला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र भारत और आज़ाद भारत।